जी रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हे जी रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। सिया ने पूछा कि हे प्रभु, का कलयुग में धर्म और कर्म दोनों नहीं होंगे? प्रभु राम जी क्या कहते हैं? धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे जी रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। नमस्कार, SKM म्यूज़िक क्लासेस में आज आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप का कहना मानो और जो वो कहते हैं पढ़ो और लर्निंग जो प्रोसेस है वो जारी रखो। आज आपके सामने जो बिंदु लेके आए हैं संगीत में, वो बिंदु है थाट। थाट क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं स्वरों की संख्या के ऊपर। स्वर जो होते हैं वो 7 स्वरों का एक मेल होता है, जिसे हम थाट कहते हैं। एक सप्तक के अंदर, एक पिच के अंदर 60 ऊषा 12 स्वर होते हैं, जिसमें 4 स्वर कोमल होते हैं और 1 स्वर मध्यम तीव्र होता है। अब मध्यम तीव्र जो स्वर होता है उसका मतलब होता है कि अपने मूल स्वर से जो स्वर ऊपर की ओर जाए वो तीव्र। कोमल स्वर का मतलब होता है जो अपने मूल स्वर से नीचे की ओर आए, उसे कहते हैं कोमल स्वर। उतरा हुआ स्वरूप कोमल स्वर कहलाता है। अब टोटल जो स्वरों की संख्या होती है वो 12 होती है, और इन 12 स्वरों के बीच में जो संगीत शास्त्र के अनुसार श्रुतियाँ होती हैं, जिसे हम सुन सकते हैं। वैसे श्रुतियाँ बहुत होती हैं, हमारे जो साहित्य शास्त्र है, जो साहित्य है, उसके अंदर 33 श्रुतियाँ मानी गई हैं, लेकिन संगीत में 22 श्रुतियों को मान्यता दी गई है। तो 22 श्रुतियों 12 स्वरों के बीच में होती हैं। अब आते हैं कि थाट। 12 स्वरों से 7 स्वरों का जो मेल तैयार किया जाता है उसे हम थाट कहते हैं। 12 स्वरों से 7 स्वरों का जो मेल तैयार किया जाता है उसे थाट कहते हैं। अब थाट के लक्षण हैं 10। आज हम 10 लक्षण के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हम ये समझें कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा सुरीला गायक है, नेचुरल गला है, लेकिन संगीत के ग्रामेटिकल सिस्टम, संगीत के शास्त्रीय जो नियम हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं, संगीत की थ्योरी का पता नहीं, तो वो अपना विकास उस स्तर पर नहीं कर सकता जिस स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, वो गा लेगा, बजा लेगा, नेचुरल टोन है, गले की अच्छी टोन है और बीट को इंटरनल समझता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए
अगर हमने एक विद्वान सिंगर बनना है, विद्वान गायक बनना है, तो हमें संगीत का जो शास्त्रीय पक्ष है उसके अंदर जाना ही होगा। अब जो गायन है, गायन में जो अति महत्वपूर्ण बात है वो है स्वर और ताल का अभ्यास। तो आइए थाट के जो लक्षण हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। थाट एक स्वरों का पिक्चराइजेशन होता है। समझो जिस तरह से एक मानव है, उसकी फ़ोटो लगी हुई है दीवार पे, वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन वो एक पहचान है कि फलाना व्यक्ति या अमुक व्यक्ति इस प्रकार से उसका शारीरिक स्ट्रक्चर है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, ऐसा उसका चेहरा है। इसी प्रकार थाट भी एक प्रकार से एक स्वरों का ठोस रूप है, जिसकी संरचना हमारे उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति के अनुसार की गई है। उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति जो है वो 2 प्रकार की मानी गई है हमारे भारत में। तो हम चर्चा करेंगे उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति के अनुसार, क्योंकि हम उत्तरी भारतीय संगीत को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार गाते हैं। तो थाट स्वरों उत्तरी भारतीय संगीत को जो लिपिबद्ध किया गया, उनका नाम मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। उनका नाम है विष्णु नारायण भातखंडे जी। इस बात को आप लिख लीजिए। संगीत उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति को जो लिपिबद्ध करने का जो श्रेय मिलता है वो है विष्णु नारायण भातखंडे जी, जिन्होंने संगीत को लिपिबद्ध किया। और लिपिबद्ध करने के बाद हमें संगीत की जो पुस्तकें हैं, जो स्वर लिपियाँ हैं, आसान रूप से किताबों में उपलब्ध हो जाती हैं। प्राचीन समय में जो संगीत गाया बजाया जाता था, गुरु से जो जितना हमने सीखा, जितना हमने पाया, जितना हमने अभ्यास किया, उतना ही होता था। लेकिन आधुनिक संगीत के क्षेत्र में, आधुनिक में जो सिस्टम चल रहा है वो है स्वर लिपियों का संग्रह, और किताबों को देख देख कर हम उन लिपियों को पढ़ सकते हैं और पढ़कर हम उन्हें गा सकते हैं। तो पढ़कर गाने के लिए हमें अति आवश्यक है थाट के बारे में, पहली स्टेज थाट के बारे में जानकारी। तो आइए, थाट का जो पहला लक्षण है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। थाट के स्वरों में राग उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। पहला लक्षण, थाट के स्वरों में राग उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। शक्ति का होना आवश्यक है। थाट में 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। मैंने भी पीछे कहा था कि थाट में 7 स्वरों का मेल तैयार किया जाता है और उसे ही थाट कहते हैं, क्योंकि थाट से ही रागों की उत्पत्ति होती है। 7 स्वरों वाला राग कैसे उत्पन्न होगा, इसीलिए सप्तक के 12 स्वरों में से 7 स्वरों को चुनकर एक थाट बनाया जाता है। तीसरा, थाट के 7 स्वर जो हैं वो कर्म के अनुसार होते हैं। 7 स्वर कर्मानुसार होते हैं, रखे जाते हैं, तभी वह थाट बनता है। थाट, अब चौथा जो लक्षण है वो है थाट के स्वरों में केवल आरोही क्रम नहीं होता, उसके साथ थाट के जो स्वर हैं केवल आरोह क्रम में होते हैं। थाट के जो स्वर हैं केवल आरोही क्रम में होते हैं। जब अलंकार तैयार किए जाते हैं तब उसका आरोही और अवरोही क्रम उससे थाट से बनाया जाता है। चौथा लक्षण मैं आपके सामने फिर से रखना चाहूँगा, थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। थाट के अंदर आरोही क्रम होता है, उसे लिखा जाता है समझने के लिए, लेकिन जब उसका अलंकार तैयार किया जाता है तो उसका आरोही और अवरोही क्रम उस थाट के द्वारा मूल स्वर लेकर उसका आरोही अवरोही क्रम लयबद्ध या तालबद्ध तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पीछे के जो मैंने अभी राग करवाए हैं, थाट करवाए हैं, उसमें मैंने लिखा है कि जिस तरह से किसी में ऋषभ और धेवत कोमल होता है तो उसको लिखा जाएगा सा, रे के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन,
इस तरह से बड़ी लाइन लिखी जाएगी तो उसका मतलब हो गया रे उतरा हुआ स्वर है। गा मा 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 पा धा, धा के नीचे लाइन, उसका मतलब है वो धा का उतरा हुआ स्वरूप है नी सा। तो इस प्रकार ये भैरव थाट का निर्माण होता है। पांचवा, थाट जो है वो गाया बजाया नहीं जाता। मैंने अभी कहा था कि थाट एक स्थूल स्वरों की एक प्रतिलिपि होती है जिसे समझा जाता भी हाँ ये स्वर इसमें कोमल है, और उससे फिर हमने आरोही अवरोही और राग तैयार किया जाता है। और थाट में रंजकता का होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन जब थाट से हम राग को तैयार करते हैं तो उसमें रंजकता का होना अति आवश्यक है। छठा, थाट जो है वो राग का जन्मदाता होता है। थाट जो है वो राग का जन्मदाता होता है, न कि राग थाट का जन्मदात्री होती है। तो जो भी हम राग तैयार करेंगे वो किसी न किसी मूल थाट के आधार पर ही राग का निर्माण करते हैं। जैसे एक मानव का शरीर है, सबके कान हैं, नाक है, आँख है, होठ हैं, दो हाथ हैं, पैर है, सबका स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक जैसा ही है। किसी के 3 आँख नहीं है, किसी के 4 आँख नहीं है, 2 कान की बजाय 3 कान नहीं है। और जो चमड़ी है सबके अंदर यूज़ की जाती है। उसी प्रकार राग चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें जिस प्रकार मानव शरीर में चमड़ी का प्रयोग किया जाता है, बल्कि जीव जंतुओं में भी चमड़ी का प्रयोग होता है, उसी प्रकार उसमें भिन्नता पाई जाती है। मानव शरीर भी जिस तरह से आँख, कान, नाक सब एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको जब हम बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, उनका चेहरा देखते हैं तो पता लग जाता है भी ये अमुक व्यक्ति नहीं है, ये अमुक व्यक्ति है, ये पहचान होती है। इसी प्रकार थाट दिखने में तो सारे गामा पादा नहीं होता है, लेकिन उनके सिंबल के माध्यम से हम देखकर पता लगा लेते हैं कि ये अमुक थाट है और अमुक ये राग इस थाट में से निकली हुई राग है। तो आगे चलते हैं 7वें नंबर पे। जब हम मूल थाट की राग बनाते हैं तो शास्त्रीय नियम के अनुसार उस थाट का ही नाम राग को दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं भैरवी गाता हूँ, सा रे सा धा नी सा गा म धा नी सा सा नी ध प म ग रे सा धा नी सा। ये इसमें रे गा धा नी 4 स्वर कोमल किए हैं, और ये भैरवी थाट का ही राग है, यानी कि इसे जो थाट भैरवी है उसी का ही नाम दे दिया गया है। तो ये शास्त्रीय नियम के अनुसार है कि जो थाट भैरवी है तो उसका नाम ही राग को, मूल थाट के राग का नाम ही, थाट का नाम ही राग को दे दिया जाता है। जब उससे अलग कोई रचना करते हैं तो आगे पीछे उसका नाम बदल दिया जाता है। आगे का 8वां, ये जो थाट है इसमें अनेक राग उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है। जब हम कोई भी जब इसमें संगीत में पीएचडी वगैरह करता है तो मूल थाट को लेगा और उस थाट को लेकर कोई नई राग की रचना करेगा, तब वह पीएचडी होल्डर कहलाता है। नया नियम और नए राग नियम और शास्त्रीय नियम के अनुसार थाट का जो स्वर है उसमें से निकालकर राग का निर्माण करेगा। और कुछ संगीत से रिलेटेड कुछ रहस्यमयी बातें जो आपके सामने रखेगा,
वो PhD होल्डर कहलाता है। आज के लिए इतना ही। ये थाट के लक्षण आपके सामने रखे, तो ये लक्षण को आप समझिए और आगे बढ़िए। थाट को समझना अति आवश्यक है। तो आज मैंने थाट के लक्षण के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।